अब मेरे साथ अविनाश सर जुड़ रहे हैं। अविनाश सर से करेंगे जरा बातचीत, और अविनाश सर से बातचीत करके मैं आपको बताऊं, बातचीत तो बाद में होती है लेकिन उनके आने से ही पॉजिटिव वाइब्स हमको पहले आने लगती है। अविनाश सर को जरा कीजिए कनेक्ट और अविनाश सर से करते जरा बातचीत। अविनाश सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कल तो समय देने के लिए। सर शक्तिकांता दास जी को जिस चीज के लिए आरबीआई गवर्नर बनाया गया था सरकार के द्वारा, तो वो अपना काम अच्छे से भी कर रहे हैं और वो बात ठीक भी है। आज की जरूरत थी कि किसी तरह का ब्याज दर में कोई बदलाव ना आए, उन्होंने वही फैसला लिया। सर मार्केट इसको कैसे देखे? मार्केट के हिसाब से क्या चीज है ये अच्छा फैसला हुआ, खराब फैसला हुआ, मतलब क्या है मार्केट में? ये इवेंट लेस हो जाएगा क्या? ये कोई इवेंट नहीं बनने वाला? गुड मॉर्निंग डिम्पी। आई थिंक डिम्पी, जो आरबीआई गवर्नर साहब का डिसीजन है वो मेरे ख्याल से एंटिसिपेटेड था। करीबन 90% जो पोल चल रहा था इसमें यही बातें चल रही थी कि कोई भी बदलाव आएगा नहीं, और ये मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है क्योंकि अभी जो सिनारियो इंडस्ट्री में चल रहा है, अभी ओवरऑल जो एटलीस्ट जैन टू मार्च का जो क्वार्टर है, यहाँ पे हमने देखा है कि बहुत तेजी से डिमांड बढ़ी है, रिकवरी स्लोली हो रही है। तो इस समय कोई भी बदलाव इंटरेस्ट रेट में करना शायद ठीक नहीं रहेगा। शायद हो सकता है कि एक बार मानसून का प्रोग्रेस देखने के बाद यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट ये करे इंटरेस्ट रेट के ऊपर। लेकिन जिस प्रकार के सिग्नल्स अभी मिल रहे हैं वो ऐसे है कि थोड़े से कंफ्यूजिंग है। यूएस के बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं, प्लस क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो ये आने वाले 1-2 महीने में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे यहाँ पे पॉलिसी चेंज करने के लिए। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स में कोई बढ़ाव आएगा। और रही बात आज के डिसीजन से, तो बैंकों के लिए, प्लस हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए, प्लस जो भी कंपनियां ज्यादा कर्जा लेके काम करती है उनके लिए एक थोड़ी सी राहत की बात है कि क्या ब्याज में कोई बदलाव नहीं है। तो एटलीस्ट इस फ्रंट पे तो मार्केट है अच्छा उसको मानना चाहिए ये डिसीजन। क्योंकि जिस प्रकार के कोविड के केसेस आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि लोगों को अभी थोड़ा सा डर लग रहा है कि अप्रैल का महीना भी अगर कोविड के केसेस बढ़ने लग गए तो ओवरऑल जो डिमांड का मोमेंटम हमने जैन टू मार्च में देखा था वहां पे थोड़ी सी नरमी देखने को मिलेगी। और ओवरऑल लिक्विडिटी एफआईएस की भी नेगेटिव है। तो अभी मेरे ख्याल से आगे आने वाले 1-2 महीने काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत क्रूशियल रहेंगे, और मार्केट्स उसी फैक्टर को लेके आगे और पीछे जिस प्रकार का मूवमेंट होगा वो रिफ्लेक्ट करेंगे। वैसे अविनाश सर, मैं आपके एक्सपीरियंस से पता करना चाहता हूँ, कोविड के केसेस बढ़ सकते हैं सर? एक रिपोर्ट आई थी आरबीआई की, आपको ध्यान है कुछ दिन पहले ही, वही कह रहे थे कि 15 अप्रैल तक पीक बन जाएगा। अभी सरकार का भी जो नोटिफिकेशन आ रहा है, सरकारी कुछ अधिकारी है जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि बस अप्रैल अप्रैल के अंदर हम पीक बना देंगे। अब सभी ने लॉकडाउन भी लगाया, चाहे वो पार्शल लगाया, नाइट कर्फ्यूज भी लगे, उन सबकी डेट सिर्फ किसी की 20 अप्रैल तक है, किसी की 25 तक है, किसी की 30 अप्रैल तक है। आपको लग रहा है कि ये पीक बन जाएगा? कोई वैसी कोई डिस्टर्बेंस नहीं? क्योंकि आज ना आरबीआई गवर्नर ने एक बड़ी बात बोल दी है, वो कह रहे हैं कि उनको नहीं लगता कि कंप्लीट लॉकडाउन होगा। वो कंफर्म नहीं कर रहे कंप्लीट लॉकडाउन को। नहीं, इनफैक्ट एमपी देखो, कंप्लीट लॉकडाउन तो डेफिनेटली नहीं होगा क्योंकि इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे सीवियरली हमको पहले भुगतना पड़ा है। तो अभी कोई भी तरीके से पूरा लॉकडाउन नहीं होगा, और इवन स्टेट वाइज लॉकडाउन जो भी अनाउंस होंगे वहां पे डेफिनेटली पार्शियल लॉकडाउन ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि ऐसे खराब माहौल में कोई भी जो ग्राहक होता है कोई भी चीज खरीदने के लिए बाहर जाता नहीं है। और मिसाल के तौर पे एंटरटेनमेंट की बात करिए या शॉपिंग मॉल की बात करिए या होटल रेस्टोरेंट की बात करें, तो ये सेक्टर्स के लिए दिक्कतें और बढ़ेंगी। हालांकि अभी लॉकडाउन पूरा नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो गवर्नमेंट का जो पॉइंट है कि 15 अप्रैल या एंड ऑफ द मंथ ये कोविड का पीक आउट होगा, तो ये बात अच्छी है। मेरे ख्याल से इसको मॉनिटर करना जरूरी है क्योंकि हर दिन काफी बड़े बड़े के नंबर्स आ रहे हैं। तो ये अगर पीक आउट होता है तो डेफिनेटली मार्केट्स यहाँ से डेफिनेटली एक और अच्छी तेजी का मुंह के लिए तैयार रहेगा। क्योंकि ये महीना रिजल्ट्स का सीजन है तो सारे लोग नंबर्स पे फोकस करेंगे। बट अगर अप्रैल के बाद कोविड बढ़ता है डिम्पी, तो मेरे ख्याल से दिक्कतें बढ़ेंगी क्योंकि हमको नहीं लग रहा है कि उसके बाद गवर्नमेंट या किसी को अंदाजा है ये कब तक चलेगा। तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट। अगर अप्रैल में पिक आउट होता है तो डेफिनेटली मार्केट इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्टिंग। यानी कि अप्रैल के अंदर जो होना है अप्रैल के अंदर हो जाए, यहाँ तक तो मार्केट को समझ में आ रहा है। लेकिन अगर ये पीक खतरनाक रूप से बने और अप्रैल के बाद भी एक्सटेंड हो रहा है तो बाजार को समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तक तो सारी कहानी बहुत हद तक क्लियर है। सर एक ना आज वैसे तो भारतीय एयरटेल पे मेरे को आपका एक व्यू पॉइंट चाहिए, लेकिन आज ना एक खबर बड़ी इंपॉर्टेंट आई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारतीय एयरटेल आपस में स्पेक्ट्रम भी शेयर करने के लिए तैयार है। एक खबर जरा मैं आपको दिखाता हूँ, और इस खबर के अंदर ये लिखा है कि रिलायंस इंडस्ट्री का कहना है
उन्होंने की एग्रीमेंट एक साइन किया है भारतीय एयरटेल के साथ कि हम एक्वायर करेंगे आपके स्पेक्ट्रम को। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा है कि हम आपके स्पेक्ट्रम को एक्वायर करेंगे, 800 मेगाहर्ट्ज का होगा वो, और वो सर्कल जो है एपी यानी कि आंध्र प्रदेश, दिल्ली और मुंबई के हैं। सर ये तो दो ही प्लेयर है, तीसरा प्लेयर तो मेरे को लगता है थोड़ा छोटा हो गया, आइडिया वोडाफोन। ये दोनों प्लेयर अब स्पेक्ट्रम भी शेयर करें, इसका मतलब भारती को तो ठीक है ना, मतलब इस कंडीशन में आ गया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अब बार्गेनिंग नहीं करेगा, लड़ेगा नहीं, मिलके करेंगे काम भाई भाई। नहीं बिल्कुल, इनफैक्ट डिम्पी देखिए क्या है कि फाइनली अभी उनको पता चला है कि बेसिकली इंडस्ट्री दो प्लेयर्स में बटी हुई है। वोडाफोन इंडिया का तो हमने पहले भी आपको बोला था कि वो एक ऐसे फाइनेंशियल पोजीशन में है जहाँ पे हर दिन और हर क्वार्टर में काफी बड़ा नुकसान वो उठा रही है। तो अभी ये जो स्पेक्ट्रम की डील हुई है इसमें भारती ने जो उनका सरप्लस स्पेक्ट्रम है वो रिलायंस को बेचा है, और ये एक बात का संकेत है कि आगे कंपटीशन जरूर होगी लेकिन हेल्दी कंपटीशन होगी, ऐसी अनइमेजिनेबल लेवल पे नहीं होगी। तो ये कंपनीज दोनों चाहते हैं कि आरपूस बढ़े, ग्राहकों से वो ज्यादा पैसा ले और दोनों अच्छी तरह से परफॉर्म करके आगे अच्छा मुनाफा कमाए। तो मुझे लग रहा है ये काफी पॉजिटिव है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम मिलता है तो ऑब्वियसली उनका मार्केट शेयर इन स्टेट से बढ़ेगा। भारतीय के लिए भी 1500 या 1300 करोड़ में जो डील हुई है वो कैश डील हुई है, तो इनके लिए भी कैश फ्लो इमीडिएटली आता है। बट सबसे बड़ी बात, भारती का नंबर हमको लग रहा है आने वाले जो चौथी तिमाही में और आने वाला साल जो है उसमें बहुत अच्छी बेहतरीन नंबर्स आने की अपेक्षा है, और ऑलरेडी स्टॉक थोड़ा सा चल चुका है। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली जिनको शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू लेना है, मुझे लग रहा है कि भारतीय एयरटेल में रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे एक छोटी पोजीशन जरूर ले सकते हैं। ठीक है, एक छोटी पोजीशन भारतीय एयरटेल के अंदर ले सकते हैं। भारतीय एयरटेल के बारे में आपको बता दूं, चार्ट बेहतरीन है, अच्छा है, और मेरे को अच्छी तरह से याद है अविनाश सर से कम हमने भारतीय एयरटेल के बारे में 10 बार पूछा होगा, और 10 बार सर ने हमको ये बार कहा है कि भारतीय एयरटेल के अंदर किसी भी डिप में खरीदारी करें, पैसा बनेगा बनेगा, और बना भी है, और बना भी है अगर आप भारतीय एयरटेल के अंदर किसी भी डिप में आए हैं तो। अब मैं सर एक और इंपॉर्टेंट शेयर की तरफ बढ़ रहा हूँ, या फिर मैं एक मुद्दे की तरफ बढ़ रहा हूँ, वह सर अर्निंग्स। अब इन्फोसिस के साथ अर्निंग्स हो जाएंगी शुरू, कल जीएम रिलीज के भी नंबर आए हैं, नंबर्स ठीक थे, अदर इनकम थी थोड़ी बहुत, पर वैसे नंबर्स ठीक थे। सर अर्निंग्स में किस जगह पर आप ज्यादा बुलिश हो और किस जगह पे बेरिश हो? कौन सा एरिया आपके लिए ग्रीन शू वाला है और कौन सा एरिया भी खतरनाक है? नहीं, जैसे मैंने कहा कि देखिए डिम्पी, आई थिंक अर्निंग्स में जो पॉजिटिव बात है, स्पेशली अगर सेक्टर्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि इस बार आईटी, ऑटो कंपोनेंट सेक्टर और जो कैपिटल गुड्स के सेक्टर्स है वहां पे आपको बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, बहुत ही बेहतरीन नंबर्स आएंगे। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि जनवरी टू मार्च में ये सेक्टर्स में डेफिनेटली बहुत अच्छा काम हो चुका है। लेकिन उसके विपरीत अगर हम दूसरे सेक्टर्स देखें, जैसे कि एविएशन है, होटल्स है, रिटेल रिटेल माल्स है जैसे कि डी मार्ट और शॉपर स्टॉप जैसी कंपनी है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत नरमी देखने को मिलेगी। इनके लिए दिक्कत ये है कि अभी जो पार्शियल लॉकडाउन हो गया इससे भी थोड़ा सा इनको फर्क पड़ेगा नेगेटिवली। लेकिन मेरे ख्याल से आईटी, उसके बाद ऑटो ऑटो कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड्स और मेटल्स मेटल्स में भूल गया था, मेटल्स में भी बहुत दमदार तेजी आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट अप्रैल के महीने में हमको लग रहा है कि और एक 8-10 हजार पर टन की स्टील प्राइस हाइक पेंडिंग है। तो ये सारी कंपनी जो फ्रंट लाइन में है जैसे टाटा स्टील, हिंडाल्को, छोटी कंपनीज में कल्याणी स्टील, यहाँ पे नजर रखिए, क्योंकि लग रहा है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स मेटल साइकिल बहुत अच्छी चलेगी। तो ओवरऑल सिलेक्टिव गेन्स रहेंगे, बट मेरे ख्याल से मीडिया, एंटरटेनमेंट और जो होटल वाले सेक्टर्स है इनको पूरी तरह से अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ से बहुत खराब खबरें आने की अपेक्षा रहेगी। ठीक है सर, आपने जो मेटल्स की बात बोली है इसमें अच्छी तरह से हमको पता है कि यूएस में और चाइना ने दोनों ने कहा है कि इंफ्रा के अपने बजट्स को बढ़ा रहे हैं और तेजी से काम करेंगे। सर इंटरनेशनल मार्केट में जब भी स्टील के प्राइसेस के एकदम से दाम बढ़ेंगे तो क्या भारत की स्टील कंपनीज को फायदा मिलेगा? क्योंकि हम इंपोर्टर भी हैं, एक्सपोर्टर भी हैं, हम तो स्टील इंपोर्ट भी करते हैं, तो कई जगह कॉस्टिंग का बेनिफिट भी बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, जो हमसे गरीब देश है उनको एक्सपोर्ट भी करते हैं। नहीं, इनफैक्ट डिम्पी, एक बात जो मेटल सेक्टर में बहुत नॉर्मल है, वो ग्लोबली लिंक्ड सेक्टर है। तो जब भी फॉरेन कंट्रीज में जैसे कि यूएस और यूरोप में अगर स्टील की कीमतें बढ़ती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट डोमेस्टिक प्राइसेस पे आता है, और यही एक कारण है कि मेटल सेक्टर एक ग्लोबल सेक्टर माना जाता है। तो कहीं पे भी शॉर्टेज होता है ग्लोबल मार्केट में, या सरप्लस होता है, या प्राइस में इंप्रूवमेंट आता है, तो उसका फायदा डोमेस्टिक कंपनीज को जरूर मिलता है। और ये एक मात्र कारण है कि ये सेक्टर में तेजी होगी। प्लस जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटो,
फिर उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन वाले सेक्टर है वहां पे हमने देखा है कि बहुत काम हो रहा है, तो यहाँ पे स्टील का खपत बहुत अच्छी तरह से हुई, तो ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ भी बढ़ा है और प्राइस इंप्रूवमेंट भी बढ़ी है। तो ये मेरे ख्याल से काफी नॉर्मल है कि अगर यूएस और यूरोप में या चाइना में अगर बाइंग ज्यादा बढ़ती है तो इसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली प्राइसेस पे आएगा, और ये डेफिनेटली साइकिल और भी अच्छी तरह से प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन कंपनीज को फायदा करके देगा। ठीक है, डन। सर अब आता हूँ जरा बैंकिंग पे। आपको पता ही कि सरकार ने बीच में कुछ पॉलिसीज निकाली थी, बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर चर्चा होने लगी, एकाएक बैंक्स की कुछ बैलेंस शीट्स को सुधारा गया, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि आप ब्याज पे ब्याज मत लो। ऐसे कुछ एक फैसले बैंक्स को लेकर काफी आए हैं। बैंक्स में कुछ अच्छे शेयर सर अभी भी पेंडिंग है क्या, जहां पर अभी खरीदारी की जा सकती है? क्योंकि पहले लोग बोलते हैं कि बाजार गिरे, जब गिरता है तो फिर शेयर नहीं मिलते। नहीं, इनफैक्ट देखिए अभी बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते, बहुत प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और सरकारी बैंक्स में। हालांकि सरकारी बैंक्स में गिने चुने नाम ही है, क्योंकि जो बाकी छोटे पीएसयू बैंक्स है वहां पे तो डेफिनेटली कंडीशंस अच्छी नहीं है, लेकिन अगर पीएसयू बैंक्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अभी भी एसबीआई का शेयर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। कोई भी डिप आता है तो इसको खरीदना चाहिए, जिस प्रकार की एसेट क्वालिटी और जिस प्रकार की कोर बैंकिंग बुक इनकी बड़ी है, और प्लस जो इनके सब्सिडीज है जैसे कि एसबीआई लाइफ है, एसबीआई कार्ड्स है, तो यहाँ पे हमको लग रहा है काफी वैल्यू अभी भी स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होना बाकी है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो मुझे आईसीआईसीआई बैंक और बंधन बैंक पसंद है, इनफैक्ट दोनों ही काउंटर में हमको लग रहा है कि इवन करंट लेवल्स पे कोई खरीदता है तो अच्छी खासी अपसाइड मिलेगी। बंधन बैंक का जो ग्रोथ मोमेंटम है वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ा है, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा अनसर्टेनिटी आसाम के पोल्स के कारण हुआ था, लेकिन फंडामेंटली बैंक काफी वेल पोजिशनड है। रही बात आईसीआईसीआई बैंक की, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ये सबसे वेल पोजिशनड है, और यहाँ पे और भी एक 15-20% की अपसाइड आने वाले 6 से 12 महीने में पॉसिबल है। तो ये सारे स्टॉक्स पे इन्वेस्टर्स को ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करना चाहिए, और हमको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी दिक्कत नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगी। जैसे जैसे इकोनॉमी में बदलाव और पॉजिटिविटी आएगी, हमको लग रहा है ये 2-3 जो बैंक्स के शेयर्स हमने बोले वहां पे अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। सर आप जैसे से बोल रहे थे ना, तेजी आ भी रही थी। मैं जरा आपको इस 5 मिनट चार्ट इसका दिखाता हूँ। अब आप देखिए, जैसे जैसे आप बंधन बैंक बोल रहे हैं, बंधन बैंक ने कुल मिला के ये 342-43 का था, 47-48 हुआ। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर भी कुछ कुछ इसी तरह की तेजी आई है, और ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मैं 5 मिनट चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, पिछले 5 मिनट में इसके अंदर भी तेजी आई है। और एक और अच्छी चीज हो रही है कि बाजार में थोड़ा सा एक मोमेंटम आ रहा है। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट डे हाई पे आके कामकाज कर रहा है, और निफ्टी बैंक अपने क्रिटिकल 32,800 वाले लेवल पे आ चुका है। पार करेगा, बड़ा अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है, शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है। बाजार की जो एक्सपेक्टेशन थी कि किसी तरह का कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, वो एज इट इज ही आया, वही फैसला आया। और अब आप निफ्टी भी देखो, 800 वाली जो दहलीज को पार करने पर अब 850 पार करने की हिम्मत दिखा रहा है। एक बार अगर कर गया 843, 850 एक बार इसका पार करवा के आज की क्लोजिंग दिलवा दो, फिर आपको एक कम से कम 150 पॉइंट और देने के लिए तैयार हो जाएगा। आप 14,700 वाली कॉल, जो मैं आपको सुबह से कई दिनों से बता रहा हूँ या कल से आपको ज्यादा फोकस करवा रहा हूँ, वो बकायदा दिन के ऊपर स्तरों पर है। 14,700 की कॉल है, 415। ये 300 से हमने आपको कल नोटिस करवाना शुरू किया था, इनफैक्ट 300 से भी नीचे का आज ये ऑलमोस्ट 400 के भी ऊपर आके ट्रेड कर रही है। अलग अलग शेयर्स हैं, इंटरेस्टिंग मूव है। ठीक है, इंटरेस्टिंग सर। सर एक शेयर ना, रेन इंडस्ट्रीज, ग्रेफाइट, एचईजी, इन सबको भी लेकर सर आपका व्यू पॉइंट कुछ स्ट्रांग है क्या सर? काफी स्ट्रांग है इनको लेकर? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए स्टील की साइकिल इतनी स्ट्रांग है कि जो भी एंसिलरी प्लेयर्स है उनको लग रहा है कि डिम्पी यहाँ पे बहुत तेजी देखने को मिलेगी, स्पेशली अगर ग्राफाइट इंडिया की बात करें तो मुझे लग रहा है ग्राफाइट इंडिया एचई से काफी बेहतर लग रहा है। आई मीन ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स तो डायरेक्टली स्टील का एक कंजम्पशन का पार्ट है, तो यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन गिने चुने एक दो शेयर जो हमने अभी हाल ही में रेकमेंड किए थे जो बहुत जल्दी भागे लेकिन अभी भी अच्छे लग रहे हैं, उनमें से आईएफजीएल रिफैक्ट्रीज एक कंपनी है जो बेसिकली स्टील सेक्टर के लिए रिफैक्ट्रीज बनाती है। हमको लग रहा है डिम्पी, हालांकि ये स्टॉक काफी जल्दी भाग चुका है, टेक्निकली आप देख सकते हो, लेकिन हमको लग रहा है कि अगर 6 से 12 महीने की अवधि है तो करीबन 450 का नियर टर्म का टारगेट आईएफजीएल रिफैक्ट्रीज में मिल सकता है। ये बहुत ही सस्ता है अगर हम कार्बोरंडम और ग्राइंडवेल नोटन की बात करें, क्योंकि वो ही सेक्टर में सर काम कौन सा करता है। शेयर आप बता रहे हैं, एक बार आप शेयर का नाम वापस बताएंगे? आईएफजीएल रिफैक्ट्रीज, IFGL। आईएफजीएल रिफैक्ट्रीज। ठीक है सर। सर अभी 381 रुपए का चल रहा है ये।
हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि हमने करीबन 300 के पास 270 280 285 में रेकमेंड किया था, बहुत जल्दी भागा है। बट यहाँ पे हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का नंबर आने की अपेक्षा है चौथी तिमाही का प्लस आने वाला साल जो FY22 के लिए, ये अभी भी ग्राइंडवेल नॉर्टन और कार्बोरंडम के कंपैरिजन में बहुत ही सस्ता है। तो यहाँ से करीबन 450 का एटलीस्ट नियर टर्म टारगेट बनता है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को अगर काम करना है तो वो जरूर इसमें कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम्स और प्राइस राइज ये बहुत ही तेजी दिखा रहा है। तो ये एक स्टील सेक्टर का एक प्योर प्ले है जो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स को डेफिनेटली इसका चांस मिस नहीं करना चाहिए। सर अभी 382 चल रहा है, थोड़ा खिंचा हुआ शेयर भी है। क्या आप मेरे को ये बता सकते हैं कि इसको मैं डिप में प्लस करूं या फिर यहाँ पर भी सारा पैसा या जितना मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ शेयर के अंदर वो कर सकता हूँ? अभी जैसे 382 चल रहा है। इनफैक्ट डिम्पी देखिए, शेयर तो चला है लेकिन डिप अगर आता है तो मेरे ख्याल से अगर मान लीजिए कि 345 350 तक अगर आता है तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। इतना जल्दबाजी ना करें, क्योंकि शेयर आपने भी कई सही कहा कि काफी भाग चुका है। तो पूरा पैसा मत लगाइए, 40-50% लगाइए 345 350 पे। मेरे ख्याल से मार्केट जिस दौर से चल रहा है, कोई भी करेक्शन अगर आता है तो ऐसा शेयर मिस करना नहीं चाहिए। और डिम्पी, दूसरा जो शेयर मुझे अभी याद आ रहा है, जो आपके जो प्रीवियस गेस्ट थे विवेक कारवा जी, उन्होंने कहा था कि टाटा मोटर्स उनकी पसंद है। तो टाटा मोटर्स को प्ले करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा शेयर है जो आपके इन्वेस्टर्स को अच्छा लगेगा, वो है जमुना ऑटो। अभी जमुना ऑटो में सबसे बड़ी बात क्या है कि ये 75% मार्केट शेयर कमांड करता है पैराबोलिक स्प्रिंग्स के लिए, और ज्यादातर कमर्शियल व्हीकल सेक्टर के लिए केटर करता है। जो जिस तेजी से अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, ये सारी कंपनियां भाग रही है कमर्शियल व्हीकल सेल्स को लेके, इसमें मुझे लग रहा है कि अगर 6 से 12 महीने की अवधि ले तो करीबन 100 रुपए का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो ये क्लियरली टाटा मोटर्स का एक रब ऑफ इफेक्ट रहेगा, और प्लस कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। मेरे ख्याल से 70-75% मार्केट शेयर कोई भी प्रोडक्ट में होना एक्चुअली मोनोपोली जैसा होता है। तो ये शेयर को डेफिनेटली इग्नोर मत करिए। बिल्कुल इग्नोर नहीं किया सकता जमुना ऑटो, और ये मेरे को लगता है वन ऑफ द फाइनेस्ट शेयर में से एक है। अगर आप ऑटोस में देख रहे हैं, चार्ट पे भी ठीक है, यानी कि भाव पे भी ठीक है, और भावनाओं से तो खैर ठीक है ही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अविनाश जी की रिसर्च अगर एक बार उन्होंने बोल दिया सो बोल दिया। इसलिए एक बार हम अविनाश जी को ऐसा नहीं कहते कि ये गूगल से ज्यादा है। एक बार अविनाश जी के बारे में बताइए, जो हमने लिखा था अविनाश जी के बारे में, जरा वो दिखाइए। उसके बाद ऐसा थोड़ी कहते हैं कि गूगल से ज्यादा अविनाश जी को पता है, एक बार जरा दिखाओ। अविनाश गोरखशेखर, बेहतरीन फंडामेंटल एनालिसिस के साथ बेस्ट स्टॉक सिलेक्शन निकालने का अगर कंपटीशन हो तो अविनाश जी निर्विरोधी चुने जाएंगे। जितना तो गूगल को नहीं पता उतना अविनाश जी को पता है। 20 साल से ज़्यादा इनका मार्केट के साथ तजुर्बा रहा है। पोर्टफोलियो मार्केट की कंपनी के कारोबार को परखने की बेजोड़ क्षमता रखते हैं और अभी प्रॉफिट मार्ट के साथ जुड़े हुए हैं। सर ऐसे थोड़ी कहते हैं कि आप गूगल को भी हरा सकते हो। एक एक चीज तो आपको टिप्स पे रहती है। जमुना ऑटो 101% ध्यान रखना है हमको। IGFL रिफ्रैक्टर्स बिल्कुल ध्यान रखना है हमको। सर लगे हाथ जब आप इतना सब बता ही रहे हैं, आपका ज्ञान हमको मिल ही रहा है, एक जरा एक छोटा सा एक शेयर और बता दो। वो है फार्मास्यूटिकल से, क्योंकि पिछले 2-4 दिन से ना फार्मा में भी कुछ ना कुछ मोमेंटम चल रहा है, मैं वो मिस नहीं करना चाहता। ये फार्मा में मुझे लग रहा है कि देखिए, अभी जो जिस प्रकार से कोविड रिलेटेड जो भी चीज़ें हुई है, मेरे ख्याल से मुझे 2 शेयर्स पसंद है। इसका बेसिकली थोड़ा लॉजिक भी है। पहला तो मुझे लग रहा है कि जो यूएस रिलेटेड कंपनीज है जैसे कि सन फार्मा है, करीबन काफ़ी बिजनेस यूएस से आता है, तो इनके लिए मेरे ख्याल से रियलाइजेशन एज वेल एज जो ग्रोथ रहेगा वो मेरे ख्याल से अच्छी तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो सन फार्मा में नॉट ओनली चौथी तिमाही का रिजल्ट बट आने वाला साल काफी अच्छा रहेगा, तो ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और दूसरा एक शेयर डिम्पी जो काफी कम लोग ट्रैक करते हैं, इसका नाम है ग्लैंड फार्मा। अभी ग्लैंड फार्मा में कल परसों ही हमने सुना था कि जो डॉक्टर रेड्डी ने जो कोविड की वैक्सीन बनाई है, स्पुतनिक जो कोविड की वैक्सीन है, इनको करीबन मेरे ख्याल से 12-13 करोड़ के पॉपुलेशन को करीबन 25 करोड़ वैक्सीनेशन डोसेस का एक कोटा मिला है। तो ये मेरे ख्याल से इसके ऊपर अगर 10-15 रुपए भी पर वैक्सीनेशन का डोज बनाते हैं तो मोटा मोटी मार्केट्स को ऐसा लग रहा है कि करीबन 400 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट तो सिर्फ ये वैक्सीन से आएगा। और दूसरी बात, इनको लास्ट ईयर इनका 700 करोड़ का पूरे साल का प्रॉफिट था। तो मुझे लगा है कि ये बहुत ही बेहतरीन काउंटर है। अगर थोड़ा सा पेशेंस है इन्वेस्टर्स के पास तो यहाँ से भी करीबन 15 से 20% की अपसाइड पॉसिबल है। और इसमें कोई दौराय नहीं कि आईपीओ के बाद तो इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है, लेकिन ये जो स्पुतनिक का जो कोविड वैक्सीन का जो इम्पैक्ट है
वो उनका अगले 3 या 6 महीने में रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। तो ये बहुत ही क्लोजली वॉच करिए, इसमें टेक्निकली भी आप देख सकते हो, बट मेरे ख्याल से फंडामेंटली काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है, इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आया, बढ़िया, बेहतरीन। आपने ग्लैंड फार्मा एक और हमको दे दिया, ये इस पे हम ध्यान रखते हैं। वैसे ये कोटा की बात बता रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक है। कल तो पनेशिया बायोटेक को भी ऑर्डर मिला था 10 करोड़ दवाइयों का, वो तो बकायदा 20% के सर्किट पे लग गया था कल। आज तो भी तो मैंने नहीं देखा, बट हाँ ग्लैंड फार्मा कल थोड़ा नहीं चला, लेकिन ये अच्छे से तैयार है चलने के लिए। मैंने इसका चार्ट भी देखा है, कहेंगे तो मैं आपको एक बार चार्ट भी दिखाए, तो इंटरेस्टिंग प्ले है, बिल्कुल चल सकता है। ग्लैंड फार्मा पे ध्यान रखें सर। कुछ टारगेट दोगे क्या इसका? अभी 2500 चल रहा है, चलो ठीक है। स्टॉप लॉस तो हम अपने थोड़ा कंफर्ट का भी रख सकते हैं, 2400 के नीचे जाएगा नहीं, 2450 के नीचे। लेकिन सर टारगेट दे सकते हैं आप इसका? मेरे ख्याल से डिम्पी, मेरे ख्याल से नॉट ओनली नंबर्स वैक्सीन से तो अच्छे आएंगे, लेकिन इनका जो कोर बिजनेस है वो भी अच्छा कर रहा है। तो करीबन नियर टर्म का टारगेट आप 2800 या 2850 रखिए। यहाँ पे डेफिनेटली स्टॉक में एक इमीडिएट रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो ये उन इन्वेस्टरों के लिए कि जो थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन मार्च का क्वार्टर प्लस ये वैक्सीन का इम्पैक्ट करीबन 2800 टू 2850 कंफर्टेबली आपको दिखा सकता है। ठीक है सर, डन। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश सर, आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मजा आया आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।